जरा सोचिए, दुनिया एक सुबह उठती है और उसे पता चलता है कि एक देश के राष्ट्रपति को एक विदेशी ताकत ने रातों रात पकड़ लिया है। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असल में कराकस पर हुए छापे की हकीकत है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसका दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ा। ये तस्वीर इसने पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अब अमेरिकी हिरासत में थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हुआ था। सवाल ये है कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। देखिए, इस घटना की जड़ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये सालों से चले आ रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट का नतीजा था, जो निकोलस मादुरो के राज में अपने चरम पर पहुँच चुका था। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि अमेरिका ने धीरे धीरे लेकिन लगातार दबाव बढ़ाया। 2020 में मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्जाम से लेकर 2025 में सेना की तैनाती और तेल टैंकरों को जब्त करने तक हर कदम एक बड़े टकराव की तरफ साफ इशारा कर रहा था। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने अपने इस एक्शन को सही कैसे ठहराया। उन्होंने मादुरो को कार्टेल ऑफ द सन्स का सरगना बता दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस पर एक मत नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि ये वाकई एक संगठित ड्रग कार्टेल है, तो कुछ का मानना है कि ये बस सेना के अंदर भ्रष्टाचार का एक ढीला ढाला नेटवर्क है। लेकिन अमेरिका के लिए ये मादुरो को एक अपराधी साबित करने का एक जबरदस्त जरिया बन गया। और हाँ, दाव कोई छोटे मोटे नहीं थे। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी देने पर इनाम बढ़ाकर $5 करोड़ कर दिया था। ये सब कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि वो अपने इरादों को लेकर कितने गंभीर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसका नाम ही इसके पैमाने और इरादों को जाहिर करता है। तो आखिर इतना बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया गया? पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने इसे कामयाब बनाया? ये कोई मामूली रेड नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल हमला था। मतलब इसमें अमेरिकी सेना की लगभग हर ब्रांच शामिल थी। डेल्टा फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि साइबर और स्पेस वॉरफेयर यूनिट्स भी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। और इस पूरे हाईटेक ऑपरेशन का कमांड सेंटर कहाँ था? कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि मारे-लागो में एक कमरा। इससे पता चलता है कि ये फैसला कितना टॉप लेवल था, जिसे सीधे व्हाइट हाउस से कंट्रोल किया जा रहा था। और फिर 3 जनवरी की सुबह अंधेरे के पर्दे में ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचा। एक तरफ बॉम्बर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ एक स्पेशल फोर्स की टीम ने मदुरो के ठिकाने पर धावा बोलकर उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। जब भी कोई इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना होती है तो सबकी नज़र सीधे अर्थव्यवस्था पर जाती है, खासकर तेल के बाजार पर। और वेनेजुएला जैसे बड़े तेल उत्पादक देश में इस तरह के हस्तक्षेप से तो दुनिया भर में खलबली मचने की उम्मीद थी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? हैरानी की बात यह है कि हुआ इसके बिल्कुल उलट। जहां सब एक बड़े तेल संकट की आशंका जता रहे थे, वहीं टीडी सिक्योरिटीज जैसे एक्सपर्ट्स का मानना था कि तेल की कीमतों में अगर कोई उछाल आता भी है तो वो $60 प्रति बैरल से ऊपर टिक नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा था मानो बाजार इस झटके के लिए पहले से ही तैयार था। और इसकी वजह इन आंकड़ों में साफ दिखती है। 2025 तक वेनेजुएला का लगभग 60% तेल चीन को जा रहा था, जबकि अमेरिका का हिस्सा घटकर सिर्फ 20% रह गया था। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ही अनजाने में वेनेजुएला को चीन के और करीब धकेल दिया था, जिससे अमेरिका पर तेल सप्लाई का सीधा असर काफी कम हो गया। हर मिलिट्री एक्शन की एक इंसानी कीमत होती है, और ये ऑपरेशन भी कोई अलग नहीं था। आर्थिक असर के अलावा हमें उस मानवीय और राजनीतिक कीमत पर भी गौर करना होगा जो इस ऑपरेशन में चुकानी पड़ी। ये जो आंकड़े हैं ये काफी गंभीर हैं। वेनेजुएला और क्यूबा के दर्जनों सैनिक मारे गए और कम से कम 2 आम नागरिक भी। अच्छी बात ये रही कि कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन 7 घायल जरूर हुए। ये हमें ऐसे ऑपरेशंस के खतरों की एक गंभीर याद दिलाता है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका था, जो इसे एक ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए एक जरूरी कानूनी कार्रवाई बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सफैम जैसे संगठन और कई कानूनी विशेषज्ञ थे जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन कह रहे थे।
मादुरो के हटने से वहां एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा हो गया। और हम इतिहास से जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो उसे भरने के लिए अक्सर हिंसा और अस्थिरता ही आगे आती है, जिससे संगठित अपराध और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा होते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे एनालिस्ट्स ने फौरन खतरे की घंटी बजाई। अब डर था कि कोलंबिया के ईएलएन और ब्राजील के पीसीसी जैसे आपराधिक गुट इस खाली जगह को भरने के लिए खूनी संघर्ष शुरू कर सकते हैं। इससे न केवल हिंसा फैलती बल्कि हथियारों की तस्करी और एक नए शरणार्थी संकट का खतरा भी पैदा हो गया था। आखिर में ये मामला सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं था। ये अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत बड़े और अहम बदलाव का संकेत था, जिसके दूर तक असर होने वाले थे। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं थी, ये एक बयान था अमेरिकी ताकत का और एक नई, ज्यादा आक्रामक विदेश नीति का, जो एक बदलती हुई दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहती थी। एनालिस्ट्स ने इसे झट से नाम दे दिया डोनरो सिद्धांत। ये 19वीं सदी के मुनरो सिद्धांत का एक नया आक्रामक रूप था, जिसका नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। इसका मकसद साफ था, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे को फिर से कायम करना। और ये हमें एक बहुत ही चिंताजनक सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है। पॉलिसी सेंटर फॉर द न्यू साउथ ने इसे एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ता हुआ कदम बताया जहां नियम कानून नहीं है और सैन्य शक्ति ही सबसे बड़ा तर्क बन जाती है। यह एक ऐसी चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या यही विदेश नीति का भविष्य है? एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास ताकत है? कराकस पर छापा सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये पूरी दुनिया के भविष्य पर उठाया गया एक सवाल था।